हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। एंड अभी हम क्या करने वाले हैं, एक बच्चे की इंक्वायरी आई थी कि जो मैंने लास्ट मेरा लेक्चर था उसके अंदर क्या करवाया था, रिवर रिजुविनेशन। ठीक है, वो समझ में नहीं आया। माइट भी हो सकता है कि मैंने जो रिवर रिजुविनेशन का कंसेप्ट है वो आपको, हालांकि वो है 2-2.5 घंटे का कंसेप्ट, मैंने उसको 20 मिनट में आपको समझाने का प्रयास किया। तो आज क्या है, आज अपने को कोई टाइम की लिमिट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, तो एक तरीके से मैं आपको क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आज का जो हमारा मेन है, ये कोई स्पेसिफिक लेक्चर नहीं है, ये एक डाउट सेशन है। तो आपको जो ये मिलेगा, लेक्चर नंबर 13 या 12 या 13 ऐसे कुछ चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा लेक्चर नंबर 12, और साइड में मैं डाउट सेशन लिख दूंगा इसको, रिवर रिजुविनेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, बहुत ही गहराई में चीज़ों जो ये हमारी स्टडी है उसको देखेंगे। स्टडी तो क्या है, बेसिकली ये कंसेप्ट है, इसको हमें थोड़ा सा और डिटेल में, डेप्थ में और गहराई में जाके समझना है। तो अभी थोड़ा सा और इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन ये किया है कि जो कल का जो मेरा फॉर्मेट था ना, उसमें जब मैं आपको स्लाइड शो कर रहा था तो उसके अंदर मैं दिखता नहीं था। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी जगह मैंने एक्वायर की है। तो काम करते हैं शुरू से पहले, अब ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए ताकि मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक हो गई, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा बेसिकली जो मेन एजेंडा क्या है, आज हम क्या सीखने वाले हैं, रिवर रिजुविनेशन। शब्द मैंने आपको पहले समझा दिया था, मीनिंग पहले ही समझा दिया था। तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर रिवर रिजुविनेशन के बारे में बताया है। ठीक है, अगर कोई ये लेक्चर पहली बार देख रहा है बच्चा, तो उसको मैं बता देता हूँ, ये जियोमॉर्फो का पार्ट है ये। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। और उसके अंदर अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, रिवर रिजुविनेशन। अरे बहुत सारे कंसेप्ट थे, जैसे कि नी पॉइंट क्या होता है, वाटरफॉल अगर कहीं पे बनता है तो वो वाटरफॉल क्यों बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आज मैं इसके अंदर बता दूंगा आपको इंक्लूड करके। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिवर। रिवर बेसिकली होती क्या है, जब आपका पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। ठीक है, जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और वो क्या करे, मूव करना स्टार्ट कर दे। अब ये बात आती है कि भाई वो मूव करने के लिए उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, बताइए। मैंने बताया था कुछ इस तरीके से, एक डायग्राम बना के दिखाया था मैंने आपको कि ये पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ के ऊपर जब बारिश होती है तो पानी क्या होता है, नीचे आता है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, द मूवमेंट ऑफ वाटर। जब ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, रिवर नाम दे देते हैं। जहाँ पे रिवर खत्म होती है, जहाँ पे रिवर ड्रेन होती है, ठीक है, लास्ट में जहाँ पे वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम ओशन बोल देते हैं। ठीक है, इतना बेसिक क्लियर है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है आपका। अब आगे देखते जाइए, यहाँ पे हमने क्या देखा था, इसको रिवर रिजुविनेशन के जो यहाँ पे हमने जो शब्द, ये आर से रिजुविनेशन समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो रिवर रिजुविनेशन कंसेप्ट है, ये क्यों आया, ये किस लिए आया, उसके लिए मैं आपको ना पहले कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, फिर आपको देखना कितनी मस्त एकदम क्लियरिटी आएगी कि रिवर रिजुविनेशन होता क्या है। एक बार आप ये देखिएगा। ओह माय गॉड, 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को तो लगा कि ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, पहले आप ना एक बार पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, अरे आ जाओ भाई, कहाँ गए, की पॉइंट और फिर ये रिवर रिजुविनेशन, ये मैं समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अभी आप बस एक डायग्राम है वो देखिए। ये क्या है, मिएंडरिंग हुई है। ठीक है, फिर भी नीचे नीचे क्या होती गई है, डाउन कटिंग होती गई है। अभी बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे कि वर्टिकल कटिंग, पैरेलल रिट्रीट, ठीक है, बैक वेस्टिंग, बॉस चुंगे, हैडल हैंग। अब ये लेक्चर्स आगे हैं आपके जिनमें ये नाम लिए जाएंगे। अब ये आप देख रहे हो पिक्चर, ये क्या है, रिवर रिजुविनेट हुई है। ठीक है, रिवर रिजुविनेट मतलब जहां उसकी क्या हो रही थी, ओल्ड एज थी, ओल्ड एज में उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इरोड करना स्टार्ट कर दिया। ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा से बंद करके चलाता हूँ ताकि यहाँ पे हम अपने काम को स्टार्ट कर पाएँ दोबारा से। आ जाइए भाई,
मेन स्क्रीन पे। समझ में आया? अब देखिए होता क्या है, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, जहाँ तक क्या है, स्टीप स्लोप है। ठीक है, क्या है, स्टीप स्लोप। जैसे ही स्टीप स्लोप खत्म होता है, जो ग्रेविटी का मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रिवर की काइनेटिक एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, रिवर की काइनेटिक एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इरोजनल कैपेसिटी है, किसकी इरोजनल कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, रिवर की इरोजनल कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इरोजनल कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि स्लोप खत्म हो गया है। तो अब इसके बाद बताइए जो स्ट्रक्चर बनेंगी कैसी बनेंगी, अरे बिल्कुल इस तरीके की बनेंगी कि वहाँ पे इरोजन ना के बराबर हुआ हो। ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक नदी वहाँ से बहती है तो हमें एक डिप्रेशन बनता हुआ दिखता है। लेकिन कहाँ की बात करें हम, स्टीप स्लोप की बात करें, अगर नदी स्टीप स्लोप पे है तो किस तरीके की आकृति बनाती हुई जा रही है, यानी शेप, यानी कि डिज़ाइन बोल लीजिए आप, वी शेप बनाती हुई जा रही है। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है, पहाड़ों के सेंस में कह रहा हूँ, ये स्टीप स्लोप ठीक है यहाँ पे आते ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ये हो गया स्टीप स्लोप, उसके बाद ना ये ढलान ना काफ़ी दूर तक जाती है। ठीक है, काफ़ी दूर तक जाती है। जैसे ये क्या है, हमारा पहाड़ हो गया। ठीक है, पहाड़ जब अपनी स्टीपनेस ख़त्म करता है ना तो बहुत आगे तक जाता है, कुछ इस तरीके से। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैक्सिमम स्टीपनेस मिल रही है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है कहाँ तक मिल रहा है, सिर्फ यहाँ तक मिल रहा है। अब इसके आगे अरे भाई ढलान तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी स्टेज 1 में है। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, जितनी स्टेज 1 में है उतनी स्टेज 2 में नहीं है, और स्टेज 3 में तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बताइए, ये समझ में आ गया रिवर रिजुविनेशन। सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्लोप क्या हुआ, ख़त्म हुआ, रिवर इरोड करना कम कर देगी। उसका मेन काम क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होगा ना, मेंडरिंग आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन किस चीज़ का होगा, अरे भाई यहाँ से जो मटेरियल इरोड करते हुए नदी अपने साथ लेके आई है उसको कर देगी डिपोजिट, और क्या बनेगा, डेल्टा। बताइए ये शब्द डेल्टा किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, इजिप्ट इज ए गिफ्ट ऑफ नाइल। बताइए किसकी स्टेटमेंट है ये, बहुत बढ़िया, कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्या बनाया है, डेल्टा बनाया है। अब यहाँ पे डेल्टा बनाने के बाद यहाँ पे रिवर की कहानी हो जाती है ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे रिवर की स्टोरी हो जाती है ख़त्म। ये है नॉर्मल प्रोसेस। अभी तक मैंने रिजुविनेशन वाला नहीं बताया, ये क्या है, नॉर्मल प्रोसेस। रिजुविनेशन की केस में क्या होगा, जहाँ पे ये ओल्ड एज अभी हमने पढ़ी है ना कि इसके पास कोई ताकत नहीं बची है, अब ये ओल्ड एज में जाने के बाद क्या करेगी, फिर दोबारा से इरोड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम्स की मदद से समझाऊंगा, क्योंकि रिवर रिजुविनेशन के जो मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला कि वो क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आया उन डायग्राम्स को देख के। मेरे पास पता क्या है, एक तो मैंने अभी बनाया है, और 2 टाइप के मेरे पास ना रिजुविनेशन के कंसेप्ट्स की PDF मैंने बनाई है। तो देखते हैं, अगर आपको इसमें समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो चलिए एक बार आप यहाँ पे गौर कीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर, क्या दिख रहा है आपको, बहुत सही पढ़ रहे हैं आप, जो मैंने अभी तक बताया है समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये आपके रीड आउट के लिए है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना शर्माते हैं पढ़ते वक्त, उनको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ेंगे तो मम्मी पापा सुन लेंगे। अरे बेटा, जिसने करे शर्म उसके फूटे करम, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, पहले मैं भी बहुत करता था, पहले मेरे को भी बहुत शर्म आती थी। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के मामले में मैंने वो छोड़ दिया। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें ये समझना है कि रिवर रिजुविनेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। रिवर रिजुविनेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे ही रिवर रिजुविनेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ है, यहाँ पे मैं एंडो प्लस एक्सो को कंबाइन करते हुए डेविस के कंसेप्ट को स्टार्ट कर दूंगा। डेविस का कंसेप्ट बताते ही यहाँ पे प्लस और माइनस बताया जाएगा, किसका, डेविस का। डेविस के माइनस के साथ ही मैं किसको पिक कर लूँगा, पैंक को। ठीक है,
पैंक यहाँ पे फिर क्या बताएगा, प्राइमरम्फ, बॉस्चुंगे, हैडलहैंग और एब्स्टेगुंडे, ग्लिश फॉर्मिंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैंक के थ्रू बताई जाएंगी। यहाँ पे पैंक का जो नेगेटिव पॉइंट होगा यहाँ से फिर एलसी किंग को उठा लिया जाएगा। अरे मतलब कंसेप्ट को, एलसी किंग को मैं कैसे उठा लूँगा यार। तो एलसी किंग जहाँ पे यहाँ पे फिनिश होते हैं, ये देते हैं एरिड साइकिल ऑफ इरोजन। जैसे ही आपका एरिड साइकिल ऑफ इरोजन खत्म हुआ, इसके बाद हम ले लेंगे कौन से कंसेप्ट को, वुड की जो एलिमेंट्स है, यानी कि वुड ने कुछ एलिमेंट बताए हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, उनके द्वारा दी गई एक जो थ्योरी है उसके हिसाब से हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वुड के एलिमेंट यहाँ पे पिक कर लिए। उसके बाद ये जो एरिड साइकिल है ना, एपिजन साइकिल ऑफ जो डेविस है, वो भी यहाँ पे मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा। इसके बाद वुड साइकिल हो गया। वुड साइकिल के बाद आपका यहाँ पे जो कास्ट टोपोग्राफी है, ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। कास्ट टोपोग्राफी के बाद बताइए कौन सा टॉपिक, बिल्कुल पैरीग्लेशियल लैंडफॉर्म, और उसके बाद ग्लेशियल इरोजन। इसके बाद आ जाएगा आपका जियोमॉर्फोलॉजी, और वो भी कौन सी, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। कौन सी जियोमॉर्फोलॉजी, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। कहो तो आज ही 10 घंटे में सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, नीचे कमेंट करके बताइए, क्या एक ही दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। अरे बेटा ये तो मैंने एक ही दिन में ख़त्म कर दी थी, एक दिन में तो नहीं, 2 दिन में ख़त्म किया था ये मैंने। 21 से 22 घंटे के लेक्चर बने थे, 11 घंटे बैक टू बैक पढ़ाया था उस टाइम। ठीक है, तो करें अपना काम स्टार्ट। देखिए रिवर रिजुविनेशन से हमें क्या क्या चीज़ें समझ में मिलेंगी, समझने को पता चलेगा। क्योंकि जब आप घूमने जाते हो ना, हम सिर्फ क्या करते हैं, हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और चिप्स लिया, खाते गए पीते गए और घूमने चले गए। लेकिन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट होता है वो पता क्या करेगा, उसको कोई स्ट्रक्चर दिख रही है, मान लीजिए उसको कोई पहाड़ दिखा, तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा ना अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, मैं भी किसी काम से राजस्थान गया था। अच्छा, मैं जयपुर जब जा रहा था ना, तो वहाँ पे रास्ते में जितने भी पहाड़ आ रहे थे ना, मैं यही देखता चल रहा था, अच्छा ये अरावली है, ओहो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस लग गई है, आहा। अब मेरे बगल में जो बैठा था ना, वो बेचारे गाने सुन रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं खिड़की से बाहर इतनी देर से घूर घूर के क्या देख रहा हूँ। ठीक है, सुबह का टाइम था, 5 बजे के आसपास। ठीक है, उसके दिमाग में जो ख्यालात चल रहे थे, मैं समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है, तो होता है क्या है कि आपको ऑब्जर्व करना होता है। अब यही जब ऑब्जर्वेशन जो सीनियर्स होते हैं, सीनियर मतलब जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, वो जब क्या करते हैं, इन चीज़ों की गहराई में जाकर स्टडी करते हैं, तो उन्हें पता चलता है, अरे भाई ये बना, फिर उसके बाद यहाँ पे गए, फिर यहाँ गए, उसके बाद रिवर ने क्या किया, 3 बार जाकर नीचे गहराई में इसको इरोड किया है। ठीक है, ये कभी पहले बेस लेवल हुआ करता था। ठीक है, डायग्राम गलत नहीं बना है, ये इस तरफ आपकी हार्ड रॉक है और ये इस तरफ सॉफ्ट रॉक है। एक ऐसा कंपैरिजन आता है कि नदी अगर एक जो उसकी आर्म है, एक बैंक है वो हार्ड पे और एक सॉफ्ट पे, तो कैसी स्ट्रक्चर बनती है, कुछ ऐसी ही बनती है। ठीक है, इसको चाहे तो आप इस तरीके से बना के, बहुत मस्त 3D डायग्राम बनता है। ठीक है, और फिर इसमें आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से ये बना दो। ठीक है, एग्जामिनर को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई नदी इसमें से बस बह के बाहर आने वाली है। ठीक है, ये लीजिए, 3D डायग्राम बनाने में कौन सा टाइम लगता है, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाने हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल इरोजन शो करनी हो। ठीक है, थोड़ी सी बेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा भी डिविएशन अगर आप शो नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने 3D की बजाय प्लेन में ही इसको बना दिया है। ठीक है, अब आपको खुद दिख रहा है कि भाई पहले नदी ने, ये लेवल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नदी का कभी एक लेवल हुआ करता था। टेंशन मत लीजिए, समझ में नहीं आ रहा डायग्राम तो सिंपल सी बात ये है। अब हम जा रहे हैं अपने किसके, असाइनमेंट के ऊपर। जैसे ही ये रिवर रिजुविनेशन खत्म हो जाएगा ना, आपको क्या करना है, इसको 15 मार्क्स के अंदर कंप्लीट करना है। मैंने लास्ट में एक असाइनमेंट भी दिया हुआ है, आपको पहले बेसिक लिखना है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर आपको एडवांस लेवल पे लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, 15 मार्क्स में ही आपको लिखना है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा मार्कर हो गया यहाँ पे, इनको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, अब ठीक है, ओके आगे चलें। इसके बाद आता है बेस लेवल क्या होता है। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेस लेवल क्या होता है। ये है आपका माउंटेन। ठीक है, माउंटेन माउंटेन माउंटेन, फिर ये आ गया आपका क्या, प्लेन।
अब जो माउंटेन के ऊपर से क्या आ रही है, रिवर आ रही है बह के। अब वो रिवर कहाँ तक इरोड करेगी, वो रिवर वहीं तक इरोड करेगी ना जहाँ तक समुद्र का पानी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका जो सी लेवल है, जिसको हम ओशन लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपके कंट्री रॉक बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपल से एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए ताकि आप समझ पाए। यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर बह रही है। ठीक है, रिवर ने बहना स्टार्ट किया, जा रही है रिवर आपकी। जो इरोजन हुआ है, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये जो लेवल है ये लास्ट है। क्यों लास्ट है, क्योंकि इसके नीचे जाकर रिवर इरोड नहीं कर सकती। ठीक है, जहाँ पे जाके रिवर की इरोजनल कैपेसिटी कम हो जाती है, उस जो पोर्शन है, पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, बेस लेवल। ठीक है, और इसी को ही क्या बोल दिया जाता है, ग्रैंड बेस लेवल। और जो ग्रैंड बेस लेवल होता है या बेस लेवल जो भी आप बोल लीजिए, इसके बाद इरोज मतलब जो क्या बोलते हैं, जो रिवर है वो क्या नहीं कर पाएगी, इरोड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको क्या रखना है, दिमाग में याद रखना है, क्योंकि इसी कंसेप्ट को मैं दोबारा पिक करूँगा किसके अंदर, जब ये ग्लेशियल इरोजन और पेरीग्लेशियल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म पढ़ेंगे ना उसमें। तो बेस लेवल समझ में आ गया, सिंपल सा एक ऐसा लेवल जहाँ पे रिवर क्या नहीं कर सकती, फर्दर इरोड नहीं कर सकती किसी भी लैंडफॉर्म को, वो क्या कहलाएगा, वहाँ का बेस लेवल। ठीक है, अब ये बहुत आपको सुनने को मिलेगा, बेस लेवल, नियर टू दी बेस लेवल। तो आप समझ जाइएगा कि बेस लेवल और नियर टू दी बेस लेवल का मतलब क्या है। जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है वही एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। मैं आपको ये क्या करता हूँ, मैं अपने आप को उठा के ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप देख पाएँ। ठीक है, ऊपर से क्या आ रही है, रिवर बहती हुई आ रही है। ठीक है, नीचे फिर यहाँ पे देखिए होता क्या है, मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा और डेवलप कर देता हूँ। ये मान के चलिए यहाँ से ना जो नदी है, अरे गायब हो गया, अभी देख लो भाई ये क्या। ठीक है, ये जो नदी है वो क्या कर रही है, मान के चले यहाँ पे कोई वाटरफॉल बना रही है। ठीक है, यहाँ से नदी क्या कर रही है, वाटरफॉल बना रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, और इस डिप्रेशन की वजह से आगे जाके जो डिप्रेस्ड पार्ट है उसका कुछ पोर्शन डिपॉजिट भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेक बनती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, ऐसा ज़रूरी हो कि हर बार किसके थ्रू, वाटरफॉल से ही यहाँ पे डिप्रेशन बने, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, ग्लेशियर से भी बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। बेस लेवल इज द लोवेस्ट लेवल, ठीक है, टू विच इरोजन बाय रिवर या फिर रनिंग वाटर कैन टेक प्लेस। नेक्स्ट, उसके बाद आता है रिवर सिस्टम। क्या होता है, ठीक है, रिवर सिस्टम बेसिकली होगा क्या, मान लीजिए एक रिवर यहाँ से आ रही है, दूसरी रिवर किसी और डायरेक्शन नहीं आ रही, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, वो किस पैटर्न से बनती हुई आ रही है, वो क्या कहलाएगा, उसका पूरा रिवर सिस्टम। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे दो बेसिकली हमारे रिवर सिस्टम है, एक तो हमारा नदन और सदन। ठीक है, मैं एक बार बना के आपको दिखाता हूँ। जो अपर पार्ट है, जो नदन पार्ट है, वो किस तरीके का रिवर सिस्टम है, वो बिल्कुल सही 12 मतलब कि जो आपके 12 महीने हैं वो बहती रहती हैं। ठीक है, जिसको पेरेनियल रिवर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, सिस्टम मतलब एक तंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आती है आपकी, गंगा रिवर हो गई है। ठीक है, उसके बाद और इसके यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज आके ऐड होती हैं। ये हो गया विंध्या एंड सतपुड़ा, इधर से कुछ ट्रिब्यूटरीज आके ऐड होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ से नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, ये हो गया अमरकंटका प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ से फिर आपकी महानदी, फिर इसके बाद कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, फिर पेन्यार, फिर वेगई, ये सारी रिवर्स क्या होती हैं, फ्लो करती हैं। ये आपका क्या आ जाता है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से बहुत सारी सीजनल रिवर इस तरीके से निकलती हैं। तो ये क्या है, पूरा एक सिस्टम है ये। ठीक है, ये क्या है, पूरा सिस्टम है, रिवर सिस्टम। सिंपल भाषा में आप ये समझे, ये जो पूरा ज़मीन का टुकड़ा है,
इसके ऊपर जो बारिश हुई है, बारिश की जो एक बूंद इसके ऊपर आके गिरेगी, ठीक है, बारिश की जो ड्रॉप है वो किस सिस्टम में जाके मिलेगी, वो डिपेंड करता है वो कहाँ गिरी है। अगर वो अमरकंटका प्लेट्यू पे गिरती है, ठीक है, या तो वो ताप्ती में जाएगी या फिर कहाँ जाएगी, महानदी, या फिर जो इनके ट्रिब्यूटरी है, सोन हो गए, दामोदर हो गए, उनके थ्रू ये आ जाएगी कहाँ के, गंगा रिवर सिस्टम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी लूनी रिवर है, और यहाँ पे जैसे सांबर लेक है, ये राजस्थान का पार्ट मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। ठीक है, सांबर लेक हो गई, और यहाँ से कुछ इस तरीके से रिवर जाती है। ठीक है, ये आपका रन ऑफ कच्छ हो गया, दो हैं, एक आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ है और एक रन ऑफ कच्छ है, एक इस जगह पे आपको मिलेगा और एक कुछ इस तरीके से जब आप मैप देखते हैं यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखता है। मैप पॉइंटिंग करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक आपको रिवर सिस्टम समझ में आ गया। रिवर सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपके जितनी भी रिवर्स है किसी एक मेजर रिवर के अंदर जाके ड्रेन हो रही है ना, उसको क्या कलेक्टिवली बोला जाता है, रिवर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, रिवर आर ऑलवेज अटेम्प्टिंग टू रीच स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये मैं बस समझाता हूँ। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब, डायनामिक मतलब जो मोशन में रहती है, इक्विलिब्रियम मतलब ना वो कम हो रही हो ना ज़्यादा हो रही हो। जैसे ये आपका ये मैच्योरिटी वाला पीरियड होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो रिवर है कंसिस्टेंट फ्लो करती रहती है। ठीक है, क्या रहती है, मोशन में रहती है, तो जिसकी वजह क्या होता है, पानी रिप्लेस होता रहता है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, यहाँ पे पानी रिप्लेस हो रहा है, कंसिस्टेंट वो मूव हो रही है, साथ के साथ क्या होगा, अरे भाई साथ के साथ ये होगा ना, जो इसके साथ सेडिमेंट है, जो बारीक सेडिमेंट है, वो इनके साथ आगे बहते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए डायनेमिक रिवर क्या होती हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार फिर आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। इन रियलिटी रिवर इज़ रेयरली, ठीक है, इफ़ एवर इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब समझ में आया, यानी पानी को यानी पानी को अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक जग है पानी का, मैंने यहाँ पे पोर करना स्टार्ट किया, नीचे क्या है, मिट्टी है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है मिट्टी से, मात्र 6 इंच ऊपर है। तो ये जब नीचे जाएगी वहाँ पे कुछ इरोजनल यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिखेंगी। और सिंपल एग्जांपल दूँ, जब आप गार्डन में पानी देते हो, जब आप गार्डन में पानी देते हो, पानी जब खुला छोड़ दिया जाता है तो एक गड्ढा बनता हुआ दिखता है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो पानी हमेशा क्या मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे अगर मैं पानी की बात कर रहा हूँ तो ये लागू किसके लिए होती है, रिवर के लिए भी ये लागू हो रही है। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब एग्जाम्पल क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, बिल्कुल सही आपने पहचाना, वाटरफॉल। वाटरफॉल बेसिकली बनते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने ये देखा था ना कि एक लैंडफॉर्म देखे थे हमने, ये वेंट, ये मान के चलिए आपका बैथोलिथ है। ठीक है, मैं जो वॉल्केनिक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है ना, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, मैं वो बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए ये एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, इसके अंदर सबसे नीचे क्या था, बैथोलिथ। ठीक है, ये क्या जा रही है, वेंट जा रही है, और बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस है वाटरफॉल बनता कैसे है वो देखना है हमें। ठीक है, ये हमने देखा था ना कि मैग्मा यहाँ से बह के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सिल और डाइक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ये जम गया पूरा। ठीक है, क्या हुआ, ये जम चुका है। अब ये जो पूरा ऊपर का प्लेट्यू है, ठीक है, अब ये ऊपर का जो पूरा प्लेट्यू है, इसको मैं मान के चलता हूँ यही इसकी जो है ना लेवल है, पानी बह रहा है इसके साथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊंचा ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो पूरा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर से जब वाटर फ्लो होगा ना, तो होगा क्या, यहाँ से पूरी जो मिट्टी है ना वो इरोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मिट्टी आके जमा हुई है, और मिट्टी कौन सी है, सेडिमेंट्री। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे एक एक लेयर आके जमती गई है ना, तो जब वो लेयर आपस में जुड़ी हैं, कंप्रेस हुई हैं एटॉमिक लेवल पे, वो क्या हो गया, आपस में बाइंड हो गई हैं। लेकिन वो इतनी भी नहीं है कि वो आपस में जितनी बाइंड हुई है उनको अलग ना किया जा सके। तो ये जो सेडिमेंट्री लेयर है, जब इसके ऊपर से हट जाती है ना, यहाँ से फिर पानी क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है इस तरीके से। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये सारा जो यहाँ से रॉक का जो सेडिमेंट्री मटेरियल है वो क्या होगा, बिल्कुल इसके साथ पानी के साथ बह के निकल जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, और गहरा क्या करता जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से जो वाटरफॉल है, झरने हैं, वो कैसे बनते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारे लैपटॉप भाई साहब ये कह रहे हैं कि बैटरी लो हो चुकी है, अदरवाइज ओके अब ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जैसे जैसे यहाँ पे पानी फ्लो करता जाएगा, अब ये जो डाइक है ये क्या है, हार्ड रॉक की बनी है, ये डिज़ोल्व नहीं होगी। कौन सी डिज़ोल्व होगी, यहाँ पे देखिए, एक तो ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, और एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो यानी कि ये हो गई आपकी सॉफ्ट रॉक और ये हो गई आपकी हार्ड रॉक। तो बताइए पानी किसको जल्दी क्या कर देगा, इरोड, सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया जाएगा ना पानी के थ्रू। तो यहाँ पे क्या बनता जाएगा, जैसे जैसे पानी ऊपर की हाइट से गिरना स्टार्ट करेगा ना, ज़्यादा इसके अंदर गहरे गड्ढे बनते जाएंगे और यहाँ से जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक होगी ना सारी हट जाएगी। और एट द लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो जोग वाटरफॉल या फिर धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, ये सारे इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और ये यहाँ से इस तरीके से पानी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। और हमेशा देखना जब भी पानी गिरेगा ना ये पीछे की तरफ भी जाएगा। तो हमेशा मान लीजिए जब भी आप कोई चट्टान देखें ना जिसके ऊपर से पानी गिर रहा है, वो इस तरीके से गोल कटी हुई होती है। ठीक है, उसके पीछे का जो कटाव है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है वो इस तरीके से एक मिनट दोनों डायरेक्शन में ये मूव करता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझ लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आता है, 1 मिनट, इसको अपने वीडियो को मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, इसके बाद आता है आपका ईओस्टैटिक चेंज, यानी कि चेंज इन सी लेवल। बताया था कल के लेक्चर मैंने आपको कि जो सी लेवल है चेंज कैसे हो सकता है। अगर सी लेवल चेंज होने का मतलब ये होता है या तो ये आगे की तरफ मूव कर ले या फिर पीछे की तरफ चला जाए। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सी लेवल का चेंज होना दोनों तरीके से माना जाता है, या तो पानी आगे बढ़ गया या फिर पानी पीछे चला गया। पानी पीछे कब जाएगा, जब ग्लेशियल पीरियड आएगा। कौन सा पीरियड आएगा, ग्लेशियल पीरियड आएगा। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, या पानी क्या होगा, आगे आ जाएगा। और जो यहाँ पे डिपोजिशन होने वाली थी कहाँ पे, ओल्ड एज में, वो यहीं पे मैच्योर स्टेज में डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। अगर पानी गया पीछे जब ग्लोबल कूलिंग चल रही है, यानी ग्लेशियल पीरियड चल रहा है, जो डिपोजिशन यहाँ होने वाले थे वो डिपोजिशन अब कहाँ होंगे, इधर जाके होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ईओस्टैटिक चेंज क्या होता है। चलिए, फिर उसके बाद आता है आइसोस्टैटिक चेंज। आइसोस्टैटिक कंसेप्ट याद है ना आपको, क्या है, जैसे ही क्या होता है, बर्फ़ जमनी स्टार्ट होती है तो ये जो पूरा माउंटेन है ना नीचे धंसता जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, पानी आगे आएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब जो ये चेंजेस हैं सही भी है और गलत भी हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हैं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यही है, या तो पानी आपका आगे आएगा या फिर पानी पीछे जा रहा है। सी लेवल राइज रिलेशन टू द लैंड। ठीक है, सी लेवल फॉल इन रिलेशन टू सी। ठीक है, नेगेटिव मतलब पीछे गया, पॉजिटिव मतलब पानी ऊपर आया, आगे आया। जैसे अभी ये बोला जाना है ना कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, जो सी लेवल है वो आगे आएगा, यानी कि जो कोस्टल रीजन है सारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो बेस लेवल। यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट है डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये स्क्रीन के ऊपर बना रखा है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या क्या की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप ये अपने आंसर राइटिंग करें। सबसे पहले इसमें आपको नीक पॉइंट बताना होता है, फिर उसके बाद इनसाइज मियंडरिंग बतानी है, फिर उसके बाद आपको रिवर टेरेसिस बतानी है, फिर उसके बाद आपको वाटरफॉल के बारे में बताना है। ठीक है, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारे कंसेप्ट क्या है, बहुत आसान है। तो आपको मैं टू द पॉइंट क्या करवाने वाला हूँ, डायग्राम दिखाने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो डेविस वाला कंसेप्ट है ना उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए। ये क्या है, आपके फ्लड प्लेन है। ठीक है, फ्लड प्लेन है और रिवर के यहाँ पे फ्लो करने की पैटर्न क्या है, ये मियंडर होती हुई आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए होगा क्या,
अब पानी पीछे गया है, ध्यान दिया आपने, इस पिक्चर में पानी का जो लेवल है वो देखिए, और इसमें क्या देख रहे हैं, पानी पीछे की तरफ गया है। जैसे ही पानी पीछे गया, नदी ने क्या किया है पहले, और ये इस पिक्चर में थोड़ा सा गैप देखिए क्या हुआ है, नदी ने ओल्ड एज में क्या कर दिया, इरोड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये और गहरी होती जाएगी, और फिर क्या होगी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या बनाया था, इस तरीके से एक शेप बनाई थी ना, ये वही आपको मैंने डायग्रामेटिक फॉर्मेट में दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिवर ब्लफ, और उसके बाद रिवर टेरेसेस। ठीक है, और नए फ्लड प्लेन बनते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, ये है एग्जांपल रिवर टेरेसेस का, मतलब जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, वो क्या है आपका रिवर टेरेसेस। नेक्स्ट, ये है नीक पॉइंट। नीक पॉइंट वो होता है जहाँ से ना रिवर जब क्या होती है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना आपके लिए वाटरफॉल। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने वाटरफॉल बनाया है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, नीक पॉइंट कहला रहा है। आगे देखते हैं, ये आपके लिए फर्दर एग्जांपल लगाया, पिक्चर को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहला लेवल, फिर उसके बाद एक लेवल के नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, फिर वाइटिश कलर दिख रहा है आपको, वो सेकंड लेवल है। ठीक है, जहाँ पे ये इरोड किया है रिवर ने। ठीक है, नेक्स्ट, ये है वाटरफॉल। ठीक है, यानी जो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये जो वाटरफॉल, ठीक है, वही वाटरफॉल है। यहाँ पे एक बार इंटेंसिटी देखिए, रेनबो दिख रहा है आपको बनते हुए। ठीक है, एक बार इंटेंसिटी देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी नीचे आ रहा है, और इतनी ज़्यादा स्पीड और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अगर पानी नीचे आएगा, क्या वो इरोड नहीं करेगा, सेडिमेंट्री रॉक को कर लेगा भाई, बड़े आराम से कर लेगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, इस पिक्चर में जो आसपास के जो पत्थर है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हार्ड रॉक है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हार्ड रॉक को। ये है आपकी इनसाइज मेंडरिंग। सिंपल सी बताता हूँ, इनसाइज मेंडरिंग होती क्या है। हमने ये देखा है कि जैसे जैसे रिवर आपकी मैच्योरिटी से आगे जाती है, वो क्या करती है, मेंडर करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, मेंडरिंग। अगर मेंडरिंग के अंदर भी क्या हो जाए, इरोजनल कैपेसिटी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, इनसाइज मेंडरिंग। आपको माइट भी ये समझ में नहीं आया हो, मैं एक और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए, मेंडरिंग का मतलब क्या है। मेंडरिंग तब होना स्टार्ट होती है जब रिवर अपने साथ जो लाए गए सेडिमेंट को ना क्या नहीं कर सकती, और ज़्यादा दूर तक कैरी नहीं कर सकती। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, एक जो मेंडर होता है ना, वो अंदर से बेसिकली दिखता कैसे है। ठीक है, तो हम इसको एक बड़े लेवल पे बना रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको इंटरनली दिखा पाऊँ एक मेंडर बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेंडर हो गया। अब जो पानी होता है ना, वो सीधा यहाँ पे जाके हिट करेगा। ठीक है, कहाँ जाके हिट कर रहा है, सामने वाले पॉइंट पे, और इसके बाद जो होता है पानी यहाँ पे आके हिट करेगा। ठीक है, किधर हिट किया, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद जो है पानी सीधा जाके इधर हिट करता है। पानी क्या करेगा, इधर से इसको इरोड करता जाएगा, और आगे और आगे और आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा। यानी पानी के पास सिर्फ पावर है कि वो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ सके। मेंडरिंग के केस में बता रहा हूँ कि वो क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ सकता है। यही देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये फिर धीरे 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 इस तरीके से ये आगे क्या करता जाएगा, इरोड करता जाएगा। और इसके बदले क्या करेगा, जहाँ ये हिट नहीं कर रहा, क्या करेगा, यहाँ पे डिपोजिशन करता जाएगा। ये यहाँ पे क्या करता जाएगा, ये डिपोजिशन बनाता जाएगा ये। ठीक है, ये होती है मेंडरिंग। सिंपल भाषा में मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया है। मेंडरिंग क्या होती है, जहाँ आपको एक कर्व दिख रहा है ना, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पानी हमेशा एक 90 डिग्री के एंगल पे ही हिट करता है, जो मेंडर है। ठीक है, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, और ये हमेशा किस में होता है, हॉरिजॉन्टल मैनर में। अगर इरोजन किस में हो जाए, वर्टिकल मैनर में। देखिए, किसी बच्चे को अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फ़र्क नहीं पता, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है प्लेन, वर्टिकल का मतलब होता है सीधा। जैसे मैं अभी मैं खड़ा हूँ, ये क्या है, वर्टिकल है ये। अगर मेंडर के अंदर वर्टिकल कटिंग होनी स्टार्ट हो जाए, यानी इरोजन होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या कहलाएगा, इनसाइज्ड मेंडर
क्या कहलाएगा, इंसाइज्ड मिएंडर। दोबारा बता देता हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल हो रही है रिवर के थ्रू किसकी, जब क्या बोलते हैं, जब रिवर हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है, इरोड कर रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी मिएंडरिंग कहलाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर वही मिएंडरिंग की केस में क्या हो जाए, वर्टिकल, तो वो क्या कहलाएगी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इनसाइज मिएंडर। और यही आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी इस जो फोटो है जो मैंने आपको दिखाई है, ये पिक्चर में आपको शो कर रहा हूँ, इसमें क्या है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को पॉज करके पिक्चर को ध्यान से देखें ना, काउंट करें कितनी बार ये वर्टिकल इरोड करती हुई गई है। ठीक है, देखिए ध्यान से कितने लेवल पे आपको दिख रहा है। एक तो टॉप में एक आपको चोटी दिख रही है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 कम से कम 5 बार तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, टेरेस भी दिख रही है और आपको इंसाइज मिएंडरिंग भी दिख रही है। ठीक है, ट्रेस जो टेरेस है यानी कि सीढ़ियाँ नुमा जो कटाई हुई है, वो अगर आप ध्यान से देखें ना, एक तो एक गोल आकार दिख रहा है और सबसे इस कॉर्नर में देखेंगे ना ध्यान से, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से मैंने बना रखी है। ये देखिए किस तरीके से ये और गहराई में यानी वर्टिकल कटिंग करती गई है। ये एक और बेहतर एग्जांपल है। नेक्स्ट, ये भी एक मिएंडर का, इनसाइज मिएंडर का एग्जांपल है। ठीक है, ये है आपकी रिवर टेरेसिस। कैसे, एक तो आपको गोलाकार दिख रही है। ठीक है, उससे थोड़ी सी आगे देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको पहले एक चोटी दिख रही है यानी कि माउंटेन टॉप, उसके बाद नीचे देखिए एक और आपको यहाँ पे लेवल दिख रहा है जिसमें इरोजन हुआ है, उसके बाद एक और लेवल दिख रहा है, फिर उसके बाद अभी जो करंट है जहाँ पे पानी अभी बह रहा है वो वाला लेवल दिख रहा है। सीढ़ियाँ नुमा नहीं है, हमारे घर पे तो सीढ़ियाँ क्या होती हैं, ये पहला स्टेप, फिर उसके बाद ये दूसरा स्टेप, फिर उसके बाद ये तीसरा स्टेप, फिर ये चौथा स्टेप, इसी तरीके से तो हमारे घर में सीढ़ियाँ बनी होती हैं। ठीक है, रिवर टेरेसिस का मतलब वही है। तो ये आपके लिए मैंने राइटअप प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको एक बार अपना टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, होमवर्क आता है। यहाँ पे आपको अपने होमवर्क के अंदर क्या करना है, पहले आपको एक्सप्लेनेशन करनी है किसकी, रिवर रिजुविनेशन के बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको रिवर रिजुविनेशन की क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। फिर उसको लेवल 2 पे करनी है, फिर लेवल 3 पे करनी है। ये जैसे जैसे आप लिखेंगे ना, एक बार आपने प्रैक्टिस की लिखने की, फिर उसके बाद आप दूसरी बार लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अच्छा यार ये पॉइंट लिखा जा सकता था, इसको और बेहतर करके लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिवर रिजुविनेशन की, तो चैप्टर नंबर 16 है आपका, पेज नंबर 297 आप ओपन कर लीजिए। ये अभी मैं आपको मार्किंग करवा रहा हूँ साथ के साथ, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। 297। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर आपको क्या दिखता है, सबसे पहले पैंक मॉडल ऑफ क्लास ऑफ इरोजन छोड़ दीजिए, अभी से नहीं करना आपको। ये नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन नॉट रिक्वायर्ड, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको करवाते जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड एज और इंटरप्रिटेशन, रिजुविनेशन, इओस्टैटिक, डायनामिक। देखिए यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा पेज नंबर 304 से। इसमें देखिए आपको रिवर ये रिजुविनेशन वाला पॉइंट मिल रहा है, आपको दिखाई दिया आपको पेज नंबर 304 पे। एक तो पहला कॉलम है उसमें नहीं है, नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें देखिए लिखा हुआ मिल रहा है रिवर रिजुविनेशन। यहाँ पे आपको मिलेगा डायनामिक रिजुविनेशन, इओस्टैटिक और स्टैटिक रिजुविनेशन। ये क्या होते हैं, ये आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, रिजुविनेशन क्यों होता है इसके अंदर आपको दिया गया है। और यहाँ पे इनसाइज मिएंडर देखिए पेज नंबर 306, पहले मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, पेज नंबर 304 पे रिवर रिजुविनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद डायनामिक ये लिखा हुआ है इसी पेज के ऊपर। 305 में आपको क्या क्या मिलेगा, रीज़न क्या है, कॉज क्या है, फिर उसके बाद है टोपोग्राफिक एक्सप्रेशन, यानी कि ज़मीन के ऊपर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं रिवर रिजुविनेशन की वजह से। ठीक है, और फिर आपका आता है पेज नंबर 306, इसके अंदर आपको मिलेगा अपलिफ्टेड पेनेप्लेन। ठीक है,
पैनाप्लेन क्या होता है, आप इसको अभी थोड़ा सा क्या कीजिए, रीड आउट करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिए, अदरवाइज मैं सारी चीज़ें समझाने भी वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है इंसाइज्ड मिएंडरिंग, ठीक है। ये मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। इंसाइज्ड मिएंडरिंग क्या होता है, नीक पॉइंट बता दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 307 पे लिखा हुआ है, ठीक है। पेयर्ड टेरेसेस, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप इसको। और इसके बाद के जो भी कंसेप्ट हैं ये मैं अभी क्या करूँगा, समझा दूंगा, उसके बाद ये आपको मैं टिक मार्क करवा दूँगा, ठीक है। तो मैं सोच तो रहा था कि इसी के साथ ही मैं ऐड कर दूं डेविस वाला कंसेप्ट, लेकिन वो कम से कम 2 से ढाई घंटे का बन जाएगा डेविस की सारी चीज़ें समझाने में और जो भी अभी तक पढ़ा है उसको कनेक्ट करने में। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूं, ठीक है। और जो भी पॉइंट है, जैसे आपको ये समझ में नहीं आया था, मैंने इसको और बेहतर तरीके से समझा दिया है, इसमें आपको मैंने असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना है, जो मार्किंग करवाई है उसमें से एक बार पढ़ लीजिएगा। हार्डली शायद 7 या 8 पैराग्राफ है और इससे फालतू नहीं मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सुबह उठते रिकॉल ज़रूर करना है, ठीक है।